और स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े रिवॉल्यूशन में, साथ ही साथ सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एक ऐसी जगह जहां पर आपका इंप्रूवमेंट हर हालत में तय है। मैं आज कुछ ऐसी चीज लेकर आ रहा हूं जो आपके पास्ट से है और आप खुद मुझे ईमानदारी से रियलाइज करके बताना कि आपने वो गलती की है या नहीं की है। यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में एक जादू है। अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को और पीवाईक्यू को क्रैक नहीं कर सकते तो आप यकीन मानिए आप यूपीएससी में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो इस सिलेबस की भाषाएं होती है, सिलेबस की चीजें होती हैं। आज मैं आपके सामने एक और लेवल की डिफिकल्टी क्रिएट करने जा रहा हूं और आज आपकी एक बहुत बड़ी गलती भी एक्सपोज करने जा रहा हूं। उस गलती को आप मुझे बताना कि आप किस प्रकार से समझ पाते हो, किस प्रकार से कर पाते हो। और अगर ये गलती पूरे साल भर आपके साथ रह गई, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। जब हम एक बहुत प्यारी किताब है, मुझे बहुत पसंद रहती है, मैं अपने हमेशा मेज के पास रहता हूं। जेम्स क्लियर की एक बुक है एटॉमिक हैबिट। आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा। आप कहेंगे सर इंडियन सोसाइटी में इसकी क्या आवश्यकता है। तो यहां पर एक प्यारा सा चैप्टर है 1%, छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। तो यहां पर वो कहते हैं कि हम 1% अगर इंप्रूव करें हर दिन 1% की, बहुत छोटा सा इंप्रूवमेंट, वो भले चाहे आंसर राइटिंग हो, 100 पुशअप्स हो, कोई भी एक चीज हो सकती है। तो विद इन अ 1 ईयर हम 37% ग्रो कर जाते हैं। और अगर हम 1% बर्बाद होते हैं, कुछ जंक फूड खाने लगे, थोड़ा सा वेब सीरीज देखने लगे, तो हम एक साल में 37% नीचे गिर जाते हैं। तो ये दोनों चीजों के लिए बहुत सही है। आज मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूं जो एक्चुअली में कोचिंग्स आपको नहीं बताती हैं, कि डे वन से जो होता है कि हम आपको नोट्स दे देंगे। बच्चे मेरे से क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं, सर इसमें पीडीएफ क्या मिलेगी, सर इसमें कंटेंट क्या मिलेगा, सर इसमें कितना लेक्चर पढ़ा जाएगा, सब कुछ आपके सामने है। ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन ऑन पेपर। कौन से टीचर क्या लेक्चर पढ़ाएंगे, कितने दिन में पढ़ाएंगे, कैसे कवर होगा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग बहुत ही स्टाइलिश। लेकिन एक चीज कोई स्टूडेंट नहीं पूछ रहा है और मैं वहां समझ जाता हूं कि इस स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल अधूरी है। और अगर इसको सही गाइड नहीं किया गया तो ये पूरे एक साल बाद पूरी तरीके से अपनी तबाही को जो है, पूरी प्रिपरेशन को तबाह कर लेगा। अब मैं आपसे उसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं। और यूपीएससी में सफलता बेसिकली आदतों का समुच्चय है, ये हमारी हैबिट फॉर्मेशन है। तो आज मैं आपसे क्या करने जा रहा हूं, मैंने इससे पहले आपसे सिलेबस डिस्कस किया, बड़े ध्यान से समझना। जहां पर कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया, आपने कहा वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया लगा। हमने सिलेबस के एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण के बारे में बात किया। अब जरा ध्यान से देखिए, एक मैंने आपसे डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी दी, आपके दिमाग को चैलेंज किया, आपको ये समझ में आया यार ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे रियल में जो है ऑफिसर के लिए बात होना है। सबसे पहले आपको जो पहला स्टेप उठाना होता है, मेरी कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, जो 11th क्लास में भी ये सारी चीजें दी हुई हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप चाहे हॉटसॉन उठा लो, चाहे आप कोई राम आहूजा उठा लो, स्टैंडर्ड बुक भी उठा लो, आपको वही सारे टॉपिक मिलेंगे। पर सवाल है कि मुझे उसको कैसे पढ़ना है, ये कॉलेज की पढ़ाई है या मेरे जो है यूपीएससी की पढ़ाई। यूपीएससी की पढ़ाई में आपको रियल एप्लीकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। समाज एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, इसके मूल्य लगातार बदलते रहते हैं, जनरेशंस बदलती रहती है। प्रधानमंत्री को अगर जेनजी के बारे में बात करनी पड़ी, जेनजी को प्रधानमंत्री के बारे में बात करनी पड़ी, ये लगातार चलने वाला माहौल है। बड़े ध्यान से इसकी गहराई को समझना। और अब चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो मेंटरशिप का मेरा स्टूडेंट हो, फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, किसी का भी हो, एक कॉमन गलती आप हमेशा करते हो। सबसे पहले जब भी आप कहीं जाओ, अपने टीचर से बोलो कि मुझे सिलेबस समझाओ, क्योंकि इसका जो सिलेबस है यूपीएससी का, अगर ये लग रहा है भारतीय समाज लिखा हुआ है तो ये समझ लो इंटैंजिबल है, कुछ नहीं, इसने बस अपनी बचत कर ली, आपकी तबाही पर अपनी बचत कर ली। अब सिलेबस में सबसे पहला स्टेप होता है उसको डीपली जाकर समझना। और समझने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने कल देखा कि जब हम बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन पे, जहां पर एक केस स्टडी मैंने डिस्कस की कि अमेरिका में डिसीजन आता है और भारत में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसके बाद हमने सांप्रदायिकता पे, कम्युनिज्म पे बात की, क्षेत्रवाद पर बात की कि किस तरह से आपको रियल चैलेंजेस मिलते हैं और आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है। तो एक टीचर को बहुत से काम करने होते हैं, वो सिर्फ सब्जेक्ट को डिलीवर नहीं करना है। वी आर नॉट रोबोट्स कि हम यहां खड़े हो जाए, हाँ आज की डेट में तुम एआई एजेंट से तो पढ़वा लो, क्या दिक्कत है, वॉइस ओवर करके दे देगा, सब कुछ है। तो हमारी नीड ही नहीं है। हमारी नीड कहां है, हमारी नीड वहां है जहां एआई की नीड खत्म होती है। और वो है आपके अंदर वो जागरूकता पैदा करना, वो क्यूरियोसिटी डेवलप करना, वो धक्का देना, एक मेंटर के रूप में सामने खड़ा होना, बार बार स्ट्राइक करना कि अपने ब्रेन में इसको जाने दो। अब सवाल ये है कि जब हमने ये डिस्कस किया तो एक दूसरा स्टेप आता है सिलेबस को कनेक्ट करना। सिलेबस को कनेक्ट करना यानी महिलाओं का मुद्दा है, ठीक है। दूसरा, हमें गरीबी से भी बाहर आना है। तीसरा, भारतीय समाज को सशक्त करना है, पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी को इनरिच करना है, ठीक है। और सबसे आखिरी में एक टॉपिक दिया है सोशल इंपावरमेंट। जब ये सब चीजें लाइन बाय लाइन चलेंगी, जब हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होंगे, हमारा समाज धर्मनिरपेक्षता, कम्युनिज्म जो है डाउन होगा, धर्मनिरपेक्षता बढ़ेगी, हम जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, हम अपने वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, हम वैज्ञानिक पद्धतियों को लेकर आएंगे, ये जब सारी चीजें, महिलाएं सशक्त होंगी, लोग गरीबी से बाहर आना शुरू करेंगे, तब इसके बाद लास्ट में हमारा एक ध्येय क्रिएट होता है सोशल इंपावरमेंट। इंडियन सोसाइटी जब अपने लक्ष्य तक जो पहुंचती है, जो ये पूरा सिलेबस की जो जर्नी हमने की है, यहां से शुरू किए, यहां गए, यहां से आए, फिर हम यहां आए, यहां से यहां आए, जो हमने ये पूरी जर्नी की अप एंड डाउन पे, ये जाकर रुकती है यहां पर सोशल इंपावरमेंट पे, सामाजिक सशक्तिकरण। अंत में जब समाज जो है वो सशक्त होता है, समाज का मतलब चाहे महिला हो, पुरुष हो, ग्रामीण व्यक्ति हो, शहरी व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, जाति का व्यक्ति हो, क्षेत्र का व्यक्ति हो,
किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, किसी भी आयु का व्यक्ति हो, वो बच्चे हैं, वो बूढ़े हैं, वो युवा है, युवा को अवसर चाहिए, बच्चों को सुरक्षा चाहिए, वृद्धों को दवाई और जो है पेंशन चाहिए। और जब समाज जो है एक रूप में आगे बढ़ता है, जब समरस रूप में आगे बढ़ता है, जब वो अपनी विविधता को समेटे हुए यानी अपनी परंपरा और ज्ञान दोनों को समेटे हुए, जब इसरो की वैज्ञानिक माथे पे बिंदी लगाकर जो है वो मंदिर में पूजा करते हुए माथे पे जो है वो मांग में सिंदूर रखकर जब वो रॉकेट उड़ाती है, तो ये पश्चिम को समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा देश है जहां पर एक तरफ आपने देखा ना, मंगल और जो मिशन था हमारा उसमें महिलाओं ने लीड किया, और महिलाएं आपने देखा वो डॉक्यूमेंट्री कितनी फेमस हुई कि भाई रॉकेट उड़ाने से पहले वो मंदिर जाती हैं। तो बहुत से हमारे भारत में जो वोक हैं जो है इस हर चीज का विरोध करते हैं, बोले देखो कैसी दकियानूसी, एक तरफ वैज्ञानिक की बात हो रही है, दूसरी तरफ माथे में पति के नाम पे सिंदूर लगा रही है, बिंदी लगा रही है और पूजा करने जा रही है और रॉकेट उड़ा रही है। तो उनको जवाब ये दिया कि हमारी आस्थाएं व्यक्तिगत है, हमारा विज्ञान के प्रति लगाव हमारा पैशन है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, जब समाज अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए जब वैज्ञानिकता को धारण कर लेता है, रूढ़ियों को नहीं, तब समाज बहुत प्रगतिशील हो जाता है। सोसाइटी बिकेम सो प्रोग्रेसिव। अब आपका अगला चैलेंज क्या है, इसको समझने की कोशिश करो, और कहीं भी पढ़ो, चाहे मेरे साथ पढ़ो, चाहे दुनिया में कहीं भी पढ़ो, कुछ नियम शाश्वत होते हैं। जैसे किसी भी राष्ट्र के सामने 6 नियम शाश्वत होते हैं, 6 सुरक्षाएं शाश्वत होती हैं। बड़े ध्यान से इसको समझना। सबसे पहले राष्ट्र के सामने होती है नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। फिर इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा, फिर एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा, फिर आपका लिवलीहुड सिक्योरिटी आजीविका सुरक्षा, फिर जलवायु सुरक्षा। इन सभी सुरक्षाओं से होते हुए जब राष्ट्र आगे बढ़ता है, जब खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी, तब जाकर ये शाश्वत नियम है, आप इनसे समझौता नहीं कर सकते। अगर इसमें से किसी एक से भी आपने समझौता कर लिया तो राष्ट्र बिखर जाएगा। उसी तरीके से सिलेबस में भी एक पॉइंट होता है, बड़े ध्यान समझिए। हमने अभी तक सिलेबस को समझने की यात्रा की, बड़ा प्रैक्टिकल, और आज आपकी बहुत बड़ी गलती मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं, मेरे साथ रुके रहना। अब होता क्या है, ये जो यूपीएससी है, और यहीं पे कॉलेज का अंतर बता रहा हूं। कॉलेज में इसकी परिभाषा पूछेगा, महिला सशक्तिकरण पे परिभाषा लिखा है, हाल में कुछ जो बिल आया है या इस पे जो प्रमुख विचारों को रखें, थॉट्स को रखें, बहुत बढ़िया। अर्बनाइजेशन की परिभाषा दे, स्कूल और कॉलेज में ऐसे ही होता है, हाँ या ना मुझे बताते रहना प्लीज। शहरीकरण की परिभाषा रखें और कुछ इस पे उदाहरण दे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गरीबी पे कुछ टिप्पणी करें, इस तरह के क्वेश्चन आप, और आपको वही माइंडसेट सालों से रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूपीएससी में आ जाएंगे। यूपीएससी इसके बियॉन्ड जाता है, यूपीएससी इंटेलेक्ट का एग्जाम है। आप देखो कई वेब सीरीज आती हैं, कई सीरियल में देखता हूं, तो उसमें रील्स वील्स में भी, तो उसमें किसी को जब ताना मारा जाता है, बोले बहुत मेहनत करो, यूपीएससी तैयारी कर रहे हो क्या? मैंने देखा है कई सीरियल्स में भी आता है, कहीं पर, अरे बहुत तैयारी करो, कलेक्टर बनना है क्या? इतना जो एटीट्यूड दिखा रहे हो, इतना मेहनत दिखा रहे हो, क्या यूपीएससी तैयारी कर रहे हो क्या? तो आप, ये मेटाफर है हमारे समाज में, आपने भी सुना होगा, यस या नो मुझे कमेंट करके बताते रहो कि हमारा समाज यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनोगे, कलेक्टर बनोगे। ये लोगों के बीच में एक बहुत मेहनती, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत टफ एग्जाम के रूप में, ये एक मेटाफर है हमारे समाज का। आप इसको हल्के में मत लीजिए। आपने भी कई देखा होगा, सीरियल्स में से बात होती है, एक दो भाई बहन बात कर रहे हैं, अब आजकल बिजी हो गया, जो है यूपीएससी तैयारी कर रहा है क्या? तो ये एक समाज में एक इसका जो प्रेस्टीज है बहुत हाई लेवल पे है, ये बहुत इंटेलेक्चुअल, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये इंटेलेक्चुअल का एग्जाम बनने जा रहा है। अब यहां पर क्या चीज है, अब आज मैं आपसे एक रियल केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान समझना। इस टॉपिक को उठा लो, 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 ठीक है? इन सभी को हम चलिए कनेक्ट करते हैं, ठीक है? हम इसको कनेक्ट करते हैं, चलिए हम इनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये सारे टॉपिक, ठीक है? हम ये सारे टॉपिक, इवन तो हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा एक वेब बन गया। अब सिलेबस वेब को समझिए। आपको ऐसा लग रहा था कि ये टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5, 6, 11, 7 ये अलग अलग, इवन दो अगर हम इनडायरेक्टली इसको इसको और इसको भी जोड़े तो ये इसके साथ आकर जुड़ता है। तो सवाल ये है कि अगर ये टॉपिक्स हैं हमारे, तो इनका सिलेबस वेब क्या होगा, इनका एप्लीकेशन वेब क्या होगा? क्या यूपीएससी इन सभी को मिक्स करके कोई फॉर्मूला पूछेगा, परिभाषा पूछेगा? नहीं। अब रियल केस स्टडी में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि जब हमें सिलेबस वेब क्रिएट करना होता है, उसका जाल क्रिएट करना होता है, तब आ जाता है इंडियन सोसाइटी में या यूपीएससी में जो सबसे बड़ी पावर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस पावर को बोलते हैं डायनेमो स्टैटिक। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमो स्टैटिक। अब मुझे दिल से बताना, मैं जो कहने जा रहा हूं, डायनेमो स्टैटिक। डायनेमो का मतलब आप लोग इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है? यानी जो चल रहा है। स्टैटिक का मतलब होता है वो सिद्धांत या वो जो थ्योरीज हैं जिसको आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, इंडियन सोसाइटी में आप पढ़ रहे हैं, जो आप विषय में पढ़ रहे हैं। तो ये डायनेमो यानी करंट अफेयर्स हो गया, और थ्योरीज जो आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। जब इन दोनों को मिलाते हैं तब सिलेबस वेब क्रिएट होता है, और जब सिलेबस वेब क्रिएट होता है तब आप एक्चुअली में यूपीएससी के लायक बनते हैं। यस, वेरी नाइस, यहां तक तैयार हो? अब आ जाओ, ये डायनेमो स्टैटिक कहां से उठाएंगे? और ये मेरे हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है।
अगर हमें ये लगता है, ज्यादातर स्टूडेंट, ज्यादातर कोचिंगें भी ऐसे पढ़ाती हैं, स्टैटिक पढ़ लो, ये परिभाषा पढ़ लो, वो परिभाषा पढ़ लो, श्रीनिवासन का कॉन्सेप्ट ये है, फलाने का कॉन्सेप्ट ये है, इसने मार्क्स ने ये बोला। बच्चा लगता है यार हमने तो बहुत अच्छा पढ़ लिया, मास्टर साहब ने पूरा पीपीटी उपीटी दे दिया। वो तो जब एग्जाम में पहुंचता है तो उसको पता चलता है मामला ही गलत हो गया, ये हम कॉलेज के एग्जाम में है ही नहीं है, और फिर वहां पे साल के साल खराब होता है। और एक बार याद रखना, सबसे बड़ी बात है, किसी चीज को देर से बनाना ठीक है, किसी चीज को गलत बनाना खराब है। तोड़कर बनाना, मान लीजिए आपके पास एक सादा पेपर है और उस पर आप कुछ पेंसिल से लकीरें खींच दें, फिर लगे गलत हो गया, मिटाएंगे, दाग हमेशा पड़े रहेंगे, दाग हमेशा पड़े रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और मैंने जितने यूपीएससी के एस्पिरेंट देखे अपने मेंटरशिप में, जिनसे मैं पर्सनली बात करता हूं, जिनके साथ कल मेरा सेशन था, मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये सही चीज नहीं है जो आप तक देर से पहुंच रही है, वो जो पिछली गलतियां हैं उनको मिटाते मिटाते हमारी हालत खराब हो रही है। यस या नो मुझे बताते रहना। अब ये डायनामोस्टैटिक होता क्या है, अब जरा आपसे मैं बात करना, सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये न्यूज़पेपर है बेटा, आ जाओ, आप तुम्हें बताता हूं इंडियन सोसाइटी आईएएस पढ़ते कैसे हैं। अब इसमें जब आप जाओगे, ये न्यूज़पेपर का, ये पिछले दिन का न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये बेसिकली 3 अगस्त का न्यूज़पेपर है। ऑब्वियसली बात है, मैं आज का फ्रेश न्यूज़पेपर, अभी आप कहेंगे सर आज आया नहीं मेरे पास, अब तो पीडीएफ वीडियो टेलीग्राम में कितना चल रहा है, तो मैंने कल का न्यूज़पेपर लिया, ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा। नीति आयोग की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है और हर जगह आई है, इस पर बहुत चर्चा हो रही है, और ये चर्चा आज से नहीं हो रही, बहुत देर से आई है, छपी है, सरकार ने इसको दबाने की कोशिश की। ये बहुत पुरानी रिपोर्ट है, आज की नहीं है, ठीक है, ये काफी पुरानी रिपोर्ट है जो 2026 के स्टार्टिंग में आ गई थी। कई न्यूज चैनल ने इसको कवर भी किया था, कई सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म उन्होंने भी कवर किया था सरकार की आलोचना के रूप में। ये न्यूज पुरानी है, ठीक है, ये यहां पर तुम्हारे सामने दिखाई पड़ रहा है पेज नंबर 8 पे, और हर जगह चैनल पे आप जाके सर्च करोगे आपको हर जगह मिल जाएगा। अब ये बताओ, ये रिपोर्ट किसने किसने पढ़ी, आज की रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, ये पुरानी है, कई दिन से चर्चा में चल रही थी, कल द हिंदू में छपा, इससे पहले एक्सप्रेस में भी इसके बारे में आ चुका है। अब बताओ, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं, अब यहां पर शुरू करते अपना काम। ईमानदारी से बताओ, किसने ईमानदारी से, यहां इतने लोग हैं, मैं पुरानी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, कल की न्यूज की बात कर रहा हूं, कितने लोगों ने इसको कवर किया। और अब मैं आपसे वो सिलेबस वेब डिस्कस करने जा रहा हूं, सिलेबस वेब डिस्कस करने जा रहा हूं। समाज को सशक्त करना है, मैंने कहा अल्टीमेट गोल हमारा ये समाज को सशक्त करना है, लेकिन सशक्त करने के लिए सशक्त क्यों करना है, वाई यू वांट टू बी एम्पावर। उस महिला को जो पैट्रियार्की की शिकार है उसको उसका हक दिलाना, उस जनसंख्या को रास्ता देना, वैज्ञानिकता में लेके जाना, साइंटिफिक अप्रोच रखना, प्रोग्रेसिव अप्रोच रखना, उस व्यक्ति को गरीबी से निकालना, पूरे विश्व के साथ अपने आप को जोड़ना, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, शहरों को इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन, उसको स्किल चाहिए। तो इन सभी के पीछे जो पहला प्राइमरी सेगमेंट होगा वो क्या होगा, एजुकेशन। जो पहला प्राइमरी सेगमेंट होगा वो होगा एजुकेशन। ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने इस तरीके से सिलेबस को कनेक्ट किया। आपको क्या लग रहा था, इसकी परिभाषा पूछेगा और आप हैप्पी हैप्पी होके घूमोगे, आ जाओ। चलिए, तो सिलेबस आपकी समझ में आ गया। अब मैं इस पर एक रिपोर्ट तैयार करता हूं। क्या भारत में हर दिन 25 सरकारी स्कूल हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं? इस रिपोर्ट में, ये देखिए आपके सामने है रिपोर्ट, ये पूरा रिसोर्स बता रहा हूं, और ये कई दिनों से चल रहा है, आज की नहीं है ये, पिछले 2-3 महीने से लगातार इस पर चर्चा चल रही है, हर न्यूज़पेपर, कई सोशल मीडिया चैनल इसको कवर कर रहे हैं, और आपका ध्यान तो कहीं और है। अब आप देखिए, शिक्षा जो होती है, एजुकेशन, वो बेसिकली इन सभी को जोड़ने वाला लूप है। ध्यान से समझिएगा, एजुकेशन अगर मेरी पहली नीड क्या है, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी समाज का जो पहली नीड होती है वो स्किल और एजुकेशन होती है। यस या नो लिखते जाओ इसको, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें दुनिया, समाज में क्या चल रहा है, समाज क्या परिभाषित कर रहा है, वो हम तक पहुंचता है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो स्किल हो। यस, आप समझते जाओ। अगर किसी महिला को सशक्तिकरण की तरफ लेकर जाना है कि वो अपने अधिकार मांग सके, अगर वो प्रधानी का चुनाव आर्टिकल 243 में जीत गई है, उसको अंगूठा लगा रही, इसको नहीं पता कागज पे लिखा, पति साइन करा रहा, प्रधान पति का पोस्ट क्रिएट हो गया, तो क्या वो महिला बिना शिक्षा और बिना स्किल के अपने लाइफ को चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती है। उसको पता चलेगा देश समाज में क्या चल रहा है? नहीं चल रहा है। आपने उसको एक राजनीतिक शक्ति दे दी आर्टिकल 243 डी में कि तुम्हारे नाम पर महिला सीट है, तुम भैया जीत जाओ, लेकिन उसका जो असली मालिक है वो पति है, या वो किसी के अंडर में काम करिए, पिता है। तो ऐसी कंडीशन में उसका सशक्तिकरण कहां हुआ, इंपावरमेंट कहां हुई? अगर किसी को गरीबी से बाहर निकलना है, तो आप मान लीजिए आज आप बहुत गरीब हैं, आज मैंने 5,000 रुपए में ये शुरू किया, लेकिन आपके अंदर एक आग है कि मुझे 5,000 रुपए में इसकी तैयारी करने का मौका मिल रहा है, सर ने 100 बच्चों के लिए मौका दिया है, आप उठे और आपके अंदर शिक्षा को प्राप्त करने की लगन है, आपके अंदर एक प्यास है, और आपने क्या किया, इस मौके को पकड़ लिया और आप कलेक्टर बन गए कल। तो जब आप कलेक्टर बन गए तो क्या होगा, आप अपनी गरीबी से बाहर आ गए ना, आप इंपावर्ड हो गए, आप समाज में प्रिविलेज हो गए। आगे आने वाली पीढ़ियां कभी आपकी दोबारा गरीबी और वो जो आप जहां भी जिस सिस्टम में आप सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, मेरे साथ कितने बच्चे जुड़े हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई घरों में जो है वो जो है घर के काम करता रहता है, उसको पढ़ने का मौका। आज मेरे साथ बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हैं जो एक्चुअली में जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका एक पर्पस मेरा सॉल्व हो रहा है
कि उन तक एजुकेशन पर, लेकिन वो एक चीज है एजुकेशन। अब हम यहां आगे बढ़ते हैं और आगे चलकर इसी एजुकेशन के दम पे आपको स्किल्ड लेबर तैयार होगी। तो पूरी दुनिया की जो ग्लोबलाइज कंपनीज है वो शहरों में आकर क्या करेंगी, भाई इंडिया में बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने वाले ग्लोबलाइज लोग हैं, अच्छी एजुकेशन है, टेक्नोलॉजिकली एजुकेशन है, तो वहां पर वो आ रहे हैं। आज अभी रिपोर्ट आई, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन जो है बनाने वाला देश बन गया है। जहां पहले हम इंपोर्ट करते थे, जबरदस्त तरीके से हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो वो भारत की क्षमता है। अब आज का न्यूज़पेपर उठाइए और पिक करिए कि मेरा डायनमोस्टैटिक टॉपिक है क्या, इसकी गहराई क्या है। और एजुकेशन जब आपसे कहा जाता है, यूपीएससी ये नहीं पूछता, यहां पर जो सिलेबस है आपका, कि आप गए और आपने कहा सामाजिक सशक्तिकरण, यूपीएससी पूछता है सामाजिक सशक्तिकरण कैसे। कोई थाली में सजा के तो नहीं दे देगा। तो आप कहोगे शिक्षा, फिर आप कहोगे स्वास्थ्य, फिर आप कहोगे अवसर, फिर आप कहोगे सुरक्षा। बेसिक पैरामीटर्स, ये बेसिक पिलर्स हैं। ये गाड़ी के वो चार पहिए जिस पर ये समाज सशक्तिकरण की गाड़ी चलाता है। तो जब तक आपका दिमाग ये प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं होगा, कोई आएगा पीडीएफ देगा और चला जाएगा। कोई आएगा पीडीएफ देके चला जाएगा और आपको लगेगा यस मैंने तैयारी की। आपकी जो आंसर राइटिंग हम तक आ रही है उसमें वो चीज झलक रही है।